there are three wires, there are three wires, the length is ratio of their length, sorry इंग्लिश लिख रहा हूँ, ratio of their masses, ratio of their masses are in 1:3:5 and their length is ratio 5:3:1, ठीक है। So find the ratio of the resistance of their resistance, उनके resistance का क्या आपको ratio निकालना है, ठीक है। there are three wires, ठीक है, wire the masses are in 1:5 and length are in ratio 5:3:1, find ratio of the mass की आपको देता हूँ, ठीक है। 25:9:1, ठीक है, 125:7, सॉरी, ठीक है, ये आप ले लो 25:1, ये आप ले लो। लेकिन आज हम बेसिकली रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस के कनेक्शन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, और रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आप जनरली सी चीज़ें तो जानते होंगे, इट्स स्पीड ब्रेकर ऑफ करंट। करंट का क्या होता है, ये स्पीड ब्रेकर होता है, ठीक है। यानी करंट को क्या करता है, ये फ्लो करने में क्या करता है, रुकावट डालता है, ठीक है, रोकता है उसको, ठीक है, उसमें इंटरप्शन पैदा करता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस की अब आप हेडिंग डाल लीजिए वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या हेडिंग डालोगी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस जो है वो वेराई कैसे करेगा, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्या क्या उसमें वेरिएशन होंगे, ठीक है। तो एक आपको रिलेशन आपको याद रखना है, R = रो एल बाई ए, ये वाला वो रिलेशन है कि रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन होता है वो लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड करता है। ये आपका रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी इट इज़ द इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी, ठीक है। ये कंडक्टिविटी क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो होता है आपका कंडक्टिविटी का क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट क्या होगा उतना कम होगा, कंडक्टिविटी भी क्या होगी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन निकल के आता है, ठीक है, कि रॉ जितना ज़्यादा करंट उतना कम और कंडक्टिविटी क्या उतनी ही कम होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की ये बात हो गई, ठीक है, ये जनरल सी बात है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इस रिलेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है ये R = रो एल बाई ए, ठीक है। इससे हम काफ़ी सारे वेरिएशंस निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है, सिर्फ इस एक फॉर्मूले से। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मत समझ लेना कि हाँ बस ये याद कर लिया हमने, R = रो एल बाई ए, ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, बस बात कर रहा हूँ, नहीं। अब घुमाने वाला आपको कैसे भी घुमा सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, जैसे कि ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये कब आपको अप्लाई करना है, ये आपको कब अप्लाई करना है, अप्लाई व्हेन देयर विल बी कांस्टेंट एरिया ऑफ सेक्शन, कांस्टेंट एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन जब क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि आपका ए क्या हो, कांस्टेंट दिया हुआ हो, ठीक है, और लेंथ में वेरिएशन दिया हुआ हो, ठीक है, तब आपको क्या निकालना है, तब आप क्या लगाओगे, ये वाला रिलेशन लगा दोगे, R = रो एल बाई, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि एरिया आपको कांस्टेंट नहीं देते हैं, ठीक है। ये जो नीट के या कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या होता है, एरिया कांस्टेंट नहीं रहता है जनरली, एरिया क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, ठीक है। अब बोले कि एरिया वेरिएबल रहेगा तो हम ये रिलेशन कैसे लगाएंगे, देखिए उसके लिए हमें यहाँ पे एक अलग रिलेशन बनाना पड़ेगा, वो क्या होगा, R = रो, हम ऊपर में L में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, L से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। L से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो L² हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ, यानी कि एरिया इंटू हाइट क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है, ठीक है। 10th क्लास की बात है, सिंपल सी बात है, आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको इस बात के बारे में। तो रो L² बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ये आपका रिलेशन निकल के आ जाएगा कि रेजिस्टेंस का रिलेशन के साथ निकल के आ जाएगा। अब इसमें आपका क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तब आपको क्या लगाना है, ये रिलेशन लगाना है। एरिया तो वेरिएबल होगा लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना एरिया बढ़ेगा ना, ठीक है, उतना क्या हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एरिया जितना बढ़ाओगे लेंथ क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, कम। एरिया जितना बढ़ाओगे लेंथ क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। इससे वॉल्यूम आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपको ज़्यादातर तो मेनली आपका जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन है, क्या, रो L² बाई बी। जनरली क्वेश्चन में आपको ये लगाना है, ठीक है। स्पेसिफिकली बोल दिया जाए कि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वो क्या है आपका, कांस्टेंट दिया हुआ है, तब आपको क्या लगाना है, ये लगाना है, समझ गए आप। वरना मोस्टली जनरल केसेस में आपको क्या लगाना है, R = रो L² बाई बी, ठीक है। तो ये दो रिलेशन हो गए, ठीक है, सीधी सी बात है। अब हम रिलेशन को आगे मॉडिफाई करके और भी रिलेशन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, चलिए देखें अगली स्लाइड में, ठीक है। इस स्लाइड को नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि आपका दिया हुआ था R = रो एल बाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एरिया से एक बार मल्टीप्लाई, एरिया से एक बार डिवाइड, कोई फर्क पड़ा इक्वेशन में, कोई फर्क पड़ा नहीं, इक्वेशन सेम है, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा आपका, रो एल रो वी बाई ए स्क्वायर, रो वी बाई ए स्क्वायर। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, लेंथ आपका वॉल्यूम में चेंज देकर रेजिस्टेंस में चेंज पूछ ले, और एरिया क्या दे दे आपको, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या दे दे, कांस्टेंट दे दे।
या फिर वॉल्यूम क्या दे दे आपको, कांस्टेंट दे दे, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या पूछ ले, चेंज पूछ ले। दोनों टर्म में से कौन सी भी एक क्या दे देगा, कांस्टेंट दे देगा, और कौन सी भी एक क्या कर लेगा, पूछ लेगा, ठीक है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वेरिएशन, ठीक है, एरिया के टर्म्स में भी पूछ लेगा, वॉल्यूम के टर्म्स में भी पूछ सकता है। या तो आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दे देगा तो एरिया के टर्म्स में पूछेगा, एरिया कांस्टेंट देगा तो वॉल्यूम के टर्म्स में पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रिलेशन हो गया, थर्ड, ठीक है। इसी के साथ हम फोर्थ रिलेशन भी बना सकते हैं। फोर्थ रिलेशन कैसे बनाओगे आप देखो, अब यहाँ पे वॉल्यूम आया है, ठीक है। तो जरा सी बात आपको क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम आया तो मास और डेंसिटी भी आ सकता है, मास और क्या सकता है, डेंसिटी भी आ सकता है। देखो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, ये बात आपको पता है, हाँ बिल्कुल, यस सर, वी नो दैट कि जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डेंसिटी होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आपको याद है कि हमने ये वाला रिलेशन अभी जस्ट पहले ही पढ़ा था, क्या, रो एल स्क्वायर बाई वी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम बाई डी, ठीक है। तो हम क्या लिख दिया, एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका निकल के आ गया, ये रिलेशन आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आ गया, रो एल स्क्वायर डी बाई एम, ठीक है। अगर लेंथ में चेंज दिया हुआ, ठीक है, तो इस इधर से भी आप बना सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम को आप क्या लिख दोगे, मास बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मास बाय डेंसिटी लिखोगे तो इसको वी ना लिख के एम बाई डी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो एम बाई डी भी लिख सकते हो, मास दे दिया, ठीक है, दे दिया। तो आप इधर से ये रिलेशन भी बना सकते हो, ठीक है। कैसे भी आप तोड़ मरोड़ की कैसे भी रिलेशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो रिलेशन बनते हैं वो यही बनते हैं, ठीक है। ये 4 से 5 रिलेशन बनते हैं जो कि क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो क्या है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछा है, स्पेशली अपने नीट के अंदर हो गया, ठीक है। लैब असिस्टेंट के अंदर भी इतने इससे ज़्यादा लेवल का क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस में ये वाले केसेस जो थे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो हमने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस के सारे वो पढ़ लिए कि हाँ ये रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इफ लेंथ ऑफ ए वायर becomes double after it is stretched, now what will be the resistance, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है क्या है, वो क्या होगा, ऑप्शन आपको देता हूँ, ठीक है। R बाई 4R, सी आपको दे दिया, क्या बोलते हैं, R स्क्वायर 4, ठीक है, और डी आपको दे दिया नन। बताइए फटाफट, ठीक है, स्टेशन को कीजिए फटाफट। इफ लेंथ ऑफ ए वायर बिकम्स डबल आफ्टर इट स्ट्रेच्ड, नाउ व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं पूछा, रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है, ठीक है। रिलेशन याद करो, अभी बताया था आपको रिलेशन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कई सारे बच्चे गलती करते हैं और रिलेशन कौन सा लगाते हैं, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए वाला रिलेशन आपको लगा देते हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। पहली गलती तो आपको ये नहीं करनी है कि आपको ये वाला रिलेशन नहीं लगाना है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वाला बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया क्वेश्चन में कि हाँ भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है अपना, कांस्टेंट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वायर को क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया है, वायर को स्ट्रेच किया है, तो एरिया क्या है आपका, कम ज़्यादा हुआ है, ठीक है, कम ज़्यादा हुआ है, और लेंथ भी ऑफकोर्स कम ज़्यादा हुई है। लेकिन एरिया और लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो आपका क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा क्या हुआ है, एरिया कम हुआ है, उतनी ज़्यादा क्या होगी, लेंथ बढ़ गई है, ठीक है। या फिर लेंथ हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा घटेगी तो एरिया उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस होने की वजह से जो वॉल्यूम आपका रहेगा, क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो आपको रिलेशन कौन सा लगाना है, R इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर बाई वी, ठीक है। वी कांस्टेंट हो जाएगा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो कैसे करोगे, R1 बाई R2, ठीक है। L1 L कितना था L, ठीक है, 2L होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से L से L कट जाएगा, ठीक है। तो आपका R2 कितना आ जाएगा, ठीक है। R1 मान लीजिए R है तो कितना आ जाएगा 4R, ठीक है। जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही चला जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कैसा भी अगर आपके क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उसमें दे दिया नाम स्ट्रेच्ड, ठीक है, स्ट्रेच्ड नाम आपको दे दिया, दिखाई दे गया हाँ कि भैया वायर को क्या किया है, स्ट्रेच किया। तो आपको डायरेक्टली इतनी लंबी माथाफड़ी नहीं करनी है कि हाँ ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे, मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टली क्या लगाना है, डायरेक्ट आपको लगाना है क्या, आपका जो रेजिस्टेंस होगा R डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एन स्क्वायर आर। इफ वायर स्ट्रेच्ड, क्या वायर स्ट्रेच, अगर वायर की स्ट्रेचिंग की कंडीशन आ जाए, ठीक है, वायर को स्ट्रेच किया जाए तो आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो एन स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है स्पेसिफिकली, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स द लेंथ इंक्रीज एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द लेंथ इंक्रीज, ठीक है, कि कितने बार क्या किया गया है, लेंथ को इंक्रीज किया गया है, 2 बार डबल किया गया है, ठीक है।
या ट्रिपल किया गया है 3 बार या फिर 4 बार 5 बार, कितनी भी बार हो, ठीक है, एन की वैल्यू क्या जाएगी, वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सीधा फंडा था, हो गया, कर लिया आपने। चलिए एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फटाफट। ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इफ देर आर 3 वायर्स, देर आर 3 wires, their length in the ratio of their length, सॉरी एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। The ratio of their masses, the ratio of their masses are in 1:3:5 and their length in the ratio 5:3:1, ठीक है। So find the ratio of the resistance of their resistance, उनके रेजिस्टेंस का क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है, ठीक है। देयर आर 3 वायर्स, ठीक है, where their masses are in 1:3:5 and their length are in the ratio of 5:3:1, so find the ratio of their masses, ठीक है। आपको ऑप्शन देता हूँ मैं, ठीक है, 25:9:1, ठीक है, 125:7, सॉरी, ठीक है, बी आपको दे दिया 25:1, डी आपको दे दिया 25:3:5, ठीक है। फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। इन चारों रिलेशन मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, उन्हीं रिलेशन के बेसिस पर है, ठीक है। इस बार आपको क्या दे दिया, एरिया ने देखिए मास दे दिया, ठीक है। मास वाला रिलेशन में मैंने करवाया था आपको, डेंसिटी और मास वाला, ठीक है, याद कीजिए उसको, उस रिलेशन पर बेस एक क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट कीजिए इसको, कर लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए एक बार के लिए मैं ऑप्शन हटा रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, ठीक है। आप देख लेना, अपना मैच कर लेना कि हाँ आपका सही है या फिर गलत, ठीक है। तो इसका देखोगे आप, इनका मास दे रखा है, ठीक है, मासेस का रेशियो दे रखा है, ठीक है। आपको पूछा है रेजिस्टेंस का, देखो इसमें क्या लग रहा है, रो एल, ठीक है, बाई ए, ठीक है। इसमें आपको रिलेशन पता है कौन सा लग रहा है, वी, ठीक है। मास आ गया, ध्यान रखो, मास आ रहा है, ठीक है, और लेंथ आ रहा है, ठीक है। मास और लेंथ कब आएगा, ठीक है, जब हम वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, डेंसिटी बाय, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आर एल स्क्वायर डेंसिटी बाय मास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ में आ गया, एल स्क्वायर बाय एम के डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो बस ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं पूछा, ये रिलेशन पता होना चाहिए था, फटाफट ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। चलिए इसी रिलेशन से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ठीक है। तो आप अगर आप R1 देखोगे, R1 कितना आएगा, L1 स्क्वायर बटा M1, ठीक है। तो L1 क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो 5 क्या हो जाएगा 25, ठीक है। M1 कितना है आपका 1, ये क्या हो गया आपका R1, ठीक है। R2 अगर आप देखोगे तो L2 स्क्वायर बटा M1 M2, L2 स्क्वायर बटा M2, तो L2 कितना है 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना 9, M2 कितना है 3, ठीक है। ऐसे ही अगर आप R3 को देखोगे, R3 तो आपका L2 मतलब L3 कितना है 1 है, ठीक है, और M3 कितना है 5 है, ठीक है। तो ये आपका गया, तीनों रेजिस्टेंस आ गए। अब इनका क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है। यहाँ से आप डायरेक्ट 3 ये हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्या, इधर अपॉन में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। अगर आप R1 R2 R3 को रेशियो में लेते हो, ठीक है, तो रेशियो में लोगे तो 25 रेशियो 3 रेशियो 1/5, ठीक है। तो इसको भी 5 से इंटू कर दो, इसको भी 5 से इंटू कर दो, ठीक है। 25 को भी 5 से इंटू कर दो, कितना आएगा 125 रेशियो 15 रेशियो 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखना, ये शायद थर्ड ऑप्शन में था, 125 रेशियो 15 रेशियो 1, ये आपका थर्ड ऑप्शन में था। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करेगा, मास के साथ में, लेंथ के साथ में हो, चाहे एरिया के साथ में हो, वॉल्यूम के साथ में हो, कैसे भी, ठीक है। तो कैसे वेरी करेगा वो बात हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की, किसकी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ओवर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ओवर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक ये मैप आपको ध्यान में रखना है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाया तो सबसे पहले कंडक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद में इंसुलेटर पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद में सेमीकंडक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है।
देखो कंडक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंसुलेटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा और सेमीकंडक्टर में। जब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, ठीक है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंसुलेटर के लिए नेगेटिव आएगा और सेमीकंडक्टर के लिए भी क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। कंडक्टिविटी जो होगी, है ना, आपकी कंडक्टिविटी वो होगी, घटेगी आपकी, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इनमें क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो रजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, घटेगी। इधर भी आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, रजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो कंडक्टर्स के अंदर जो आपका लीनियर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है। और कंडक्टिविटी जो होगी वो कंडक्टर्स की घट जाएगी और रजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और इंसुलेटर के अंदर आप देखोगे तो लीनियर ऑफ क्या बोलते हैं, आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और रजिस्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, नेगेटिव, तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी और रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के बीच में आप जानते हो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। किसी भी सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लेके पूछ लिया जाता है या फिर किसी कंडक्टर का एग्जांपल लेके पूछ लिया जाता है कि बताइए कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी पूछ लिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द हाईएस्ट कंडक्टिविटी विल बी ऑफ, ठीक है। उनमें चार ऑप्शन दे देंगे, चारों में से एक कंडक्टर दे देंगे, एक इंसुलेटर दे देंगे, एक सेमीकंडक्टर दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या देंगे, मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की घट जाएगी, ठीक है। तो कंडक्टर की क्या होगी, सबसे कम होगी। तो अब हम देख लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कि टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है वो कैसा रहने वाला है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। अगर आप देखोगे सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर आप रेजिस्टिविटी पे देखोगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री पर आपका क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी रॉ नॉट, ठीक है। और टेम्परेचर किसी भी T डिग्री सेल्सियस पर क्या रहेगा, रॉ टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपका क्या रहने वाला है, इक्वेशन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, रॉ टी निकाल सकते हो, ठीक है। रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी, किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो टी क्या है आपका, किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर क्या, रेजिस्टिविटी। और रो नॉट क्या है आपका, रो नॉट है रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आपकी कितनी रेजिस्टिविटी है उसको हम रो नॉट से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये क्या है, टेम्परेचर चेंज, ठीक है, टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। ये बात थी आपकी सिंपल सी। इस स्लाइड को नोट कीजिए, ठीक है। ये जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो इस रिलेशन से आप उसको निकाल सकते हो। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया अपना, क्या, रेजिस्टिविटी टी और ये आपका क्या रहने वाला, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेक हो गया कि रेजिस्टिविटी एट एनी टी टेम्परेचर क्या होने वाला है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है आपका, टेम्परेचर चेंज, जितना भी टेम्परेचर आपका चेंज हुआ है, ठीक है। ये बात थी रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो सेम टू सेम जो बात रहेगी वो किस में रहेगी, रेजिस्टेंस पर भी अप्लाई करेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो भी आपका एक प्रकार का क्या है, रेजिस्टेंस ही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेजिस्टिविटी क्या है, कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का क्या, खुद का रेजिस्टेंस, वो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो बात सेम सी है, रेजिस्टिविटी हो चाहे रेजिस्टेंस हो, दोनों के लिए इक्वेशन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आर टी डिग्री सेल्सियस पर आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी आपका हो जाएगा क्या, T2 माइनस T1 फॉर वेरी स्मॉल टेम्परेचर चेंज। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन किसका हो गया, अगर किसी भी टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपसे पूछ ली किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, तो उस रेजिस्टिविटी भी आप इसी फॉर्मूले से, मतलब इसी टाइप का जो फॉर्मूला था उसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी टेम्परेचर डिपेंडेंसी और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो ये हो गई है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की बातें हम कर लेते हैं। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन करिए, मुझे बताइए
मान लीजिए कि ये आपका रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का क्या है, ग्राफ है, टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, ठीक है। किसके लिए बनाना है आपको, कॉपर के लिए बनाना है। कॉपर के लिए, कॉपर क्या है आप सबको पता है, कॉपर के लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इधर आपका क्या होगा, कॉपर आपका क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, कंडक्टर है। तो सीधी सी बात है, कंडक्टर है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ में, ठीक है। अब आप ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या हाइपरबोला बनेगा, क्या बनेगा, हमें हमें कैसे पता चलेगा, देखिए, या तो क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, सॉरी, या तो पैराबोला बनेगा, ठीक है, या फिर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। क्योंकि या तो पैराबोला या क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए, कंडक्टर है, ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है, और क्या होगा, टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है। तो इधर आपका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैराबोला, क्या बनेगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। ये कॉपर का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं आप देखोगे किसका, निक्रोम का, ठीक है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ग्राफ किसका, निक्रोम का, तो वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आपको इस्तेमाल करके याद रखने हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है, ठीक है। इनका ग्राफ जो होता है वो इसी प्रकार का होता है, ठीक है, ये बात आपको याद में रखनी है, ठीक है। कॉपर का ग्राफ जो होगा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का वो ऐसा होगा, निक्रोम का जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर ग्राफ फॉर कॉपर इज, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा 4, तो आपको क्या करना है, पैराबोला ग्राफ है वो आपका कॉपर का होगा, निक्रोम का होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा विद एनी इंटरसेप्ट सी, ठीक है, किसी भी इंटरसेप्ट के साथ में होगा, ठीक है। सिंपल सी बात थी, ये हो गई कंप्लीट, नोट डाउन कर लिया। चलो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, शानदार सा टॉपिक, क्या, कनेक्शंस। क्या होते हैं कनेक्शन, सीरीज कनेक्शंस एंड पैरेलल कनेक्शंस। क्या होते हैं कनेक्शंस, सीरीज एंड पैरेलल। तो रेजिस्टेंस के कनेक्शंस की हम बात करेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट होंगे। एक तो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, एक पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सीरीज में बोले तो लगातार एक साथ, जैसे कि ये आपका जो रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, ठीक है। ये एग्जांपल किसका हो गया, सीरीज का। ये एक सीरीज के अंदर, ठीक है, एडजेसेंटली क्या होंगे, कनेक्ट होंगे आपस में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम इस कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। और फिर इनके जो एंड्स होंगे वो किससे कनेक्ट होंगे, बैटरी से, ठीक है। ये क्या है आपकी बैटरी, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है, वो लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अभी बताता हूँ आपको कि वो कौन सी बातें हैं। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज कनेक्शन आपको जब भी दिख जाए, ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में आपका करंट जो है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज में करंट करने वाला है सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस है आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, क्या रहेगा, डिफरेंट। तो आपको याद रखने वाली बात कौन सी है कि सीरीज कनेक्शन में करंट जो है वो आपका सेम रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये बात हो गई खत्म। चलो हम करते हैं दूसरी बात, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सीरीज के अंदर करंट हमेशा सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये एक सीरीज कनेक्शन है, चलो दो को ले लेते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी, ये आर रेजिस्टेंस R1, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R2, ठीक है। अब आप इसमें सीरीज कनेक्शन हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है, वो क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, ओम्स लॉ, आपने पढ़ा है, हाँ। क्या रहता है, आई जो रहता है वो क्या रहता है आपका, सेम रहता है, ठीक है। आई क्या रहता है आपका, सेम रहता है, ठीक है। तो वी आपका, सॉरी, आई जो रहेगा वी इक्विवेलेंट, वी इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, V1 प्लस V2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 आएगा, ठीक है, जो V इक्विवेलेंट के बराबर होगा। वी इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर इक्विवेलेंट। V1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई R1, V2 को हम क्या लिख सकते हैं, आई R2, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, आई आई आई, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि आप आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ से आई को हम कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2, आई यहाँ पे कॉमन, ठीक है, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे चलते जाएँ, ठीक है, हम इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस लगा दें तो आगे इन्फाइनाइट तक क्या रहेगा, सीरीज कनेक्शन इसी तरह से चलेगा, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5, इस पर क्या रहेगा, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस क्या होंगे, आपका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलता जाएगा, ठीक है। समझ गए आप कि आर इक्विवेलेंट सीरीज कनेक्शन में कैसे हम निकालेंगे, तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी, इफ इक्वल नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है,
इफ n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, ठीक है। यानी आपको क्या दे दिए, एन दे दिए, ठीक है, क्या दे दिए, एन रेजिस्टेंस आपको दे दिए, ठीक है, ऐसे करके आपको एन रेजिस्टेंस दे दिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, सीधा एन आर, ये क्या रहेगा आपका आर इक्विवेलेंट रहेगा, जितने नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे आप सीधा निकाल लीजिए उसको। ये बात होगी सीरीज़ की, ठीक है, समझ में आ गई आपको। सीरीज़ का ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा सा क्या है, बस इतना ही था सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। अब सीरीज़ कनेक्शन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, चाहे कैसा भी आ जाए, ठीक है, आप सीरीज़ कनेक्शन आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसमें एक आप क्वेश्चन कर लीजिए, इफ़ देयर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में आपको क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दे दिया, ठीक है, टू बाई थ्री ओम, 3 ओम, 3/2 ओम, तो यहाँ से आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बताइए फटाफट मुझे, 2/3 ओम, 3 ओम और 3/2 ओम, तो इसमें आर इक्विवेलेंट बताइए फटाफट, फटाफट आर इक्विवेलेंट बताइए। कुछ नहीं है यार, इनको प्लस कर दो, इनको प्लस करोगे एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है, 4 + 18 + 9, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 22, ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा 31/6 आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन थे, सीरीज में कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, ठीक है, जब आपको सर्किट दिया हो, उसमें पैरेलल भी दिया हुआ हो, ठीक है, और सीरीज भी दिया हुआ हो, तब क्या होते हैं क्वेश्चन टफ बनते हैं, ठीक है। अकेले सीरीज कोई नहीं पूछता, अकेले सीरीज कनेक्शन को कोई नहीं पूछता, ठीक है, जब पूछते हैं तो साथ में पैरेलल कनेक्शन के भी क्या क्वेश्चंस रहते हैं उस सर्किट में, ठीक है। तो हम दूसरा कनेक्शन कौन सा पढ़ने वाले हैं, पैरेलल। बेसिकली पैरेलल कनेक्शन में क्या रहने वाला है, देखो पैरेलल के अंदर आपको दो बातें कौन से ध्यान में रखनी है, जैसे आपने सीरीज में बातें ध्यान में रखी थी कि करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, उसी प्रकार इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, करंट आपका क्या रहता है, डिफरेंट, ठीक है। ये दो बातें याद में रखनी है आपको, क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, हो गई इतनी बातें। तो अब यहाँ से आप पैरेलल, ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको आर इक्विवेलेंट तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। पैरेलल का अगर आपको मैं सर्किट दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, बैटरी, ठीक है, तो यहाँ से करंट पास क्या हो रहा था आई, ठीक है, कितना लगा I1 I2, ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या है R1, ये R2, तो यहाँ पे भी आपको आर इक्विवेलेंट तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, देखिए भैया सीधी सी बात है, आपका आई जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, वो क्या होगा I1 + I2 होगा, है ना, सही बात है ना, आई इक्विवेलेंट क्या होगा I1 + I2 होगा। आई इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, V इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है। पोटेंशियल आपको पता है V सेम रहने वाला है, पोटेंशियल क्या रहता है पैरेलल में सेम रहता है, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल पैरेलल में सेम, ठीक है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है, पोटेंशियल सेम रहेगा, ये दोनों V बाहर आएंगे कॉमन आके, ठीक है, इस वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका आर इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला आता है R1 R2 बट्टा R1 + R2, सिंपल सा, कुछ नहीं है, इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है, इनको एडिशन कर दिया, ठीक है, और फिर इस आर इक्विवेलेंट को ऊपर लिया है तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का सीधा सा फॉर्मूला आ गया, जब कभी भी आपको दो रेजिस्टेंस दिए हुए हो तो आप सीधा R1 R2 अपन R1 + R2 से सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, कर लिया होगा इसको नोट डाउन, चलिए। अब इसमें भी आ जाता है आपका क्या कि हाँ भैया यहाँ पे भी तो आपके n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं कनेक्शन में, ठीक है, हाँ, इफ़ n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया आपको, ठीक है, n नंबर ऑफ, सॉरी आपको नहीं, n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका आर इक्विवेलेंट कैसे क्या निकालोगे आप, बताइए, आर इक्विवेलेंट क्या निकालोगे आप, आपका आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा आपका R/, जितने रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है, ये क्या है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, और R क्या है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट आप यहाँ से सीधा निकाल लो, हो गया, चलिए
जैसे मान लीजिए आपको 1/r दे दिया, ठीक है, प्लस 1/r, यहाँ से आपका एलसीएम कितना होगा r, ठीक है, 2/r, ठीक है, तो r बाई कितना होगा r/2। समझ गए क्या? इस फॉर्मूले से ये बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कितने थे, 2 रेजिस्टेंस से, तो क्या हो गया r/2 हो गया, n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। समझ गए आप? नोट डाउन कीजिए फटाफट, कर लिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको, वो आपको ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। कभी भी, ठीक है, कभी भी इफ, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन ही करा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। इफ two equal resistances join in series first and then parallel, then find the ratio of maximum equivalent resistance to minimum resistance, ठीक है, तो मिनिमम। अब ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है क्वेश्चन पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का ही, लेकिन आप तो ऐसे हो जाओगे यार क्या दे दिया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ये तो पढ़ा नहीं मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पढ़ाने की बात नहीं होती, ये कॉमन सी बात है। देखो कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तब मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, या पैरेलल में कनेक्ट करोगे तब मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। सोच के देखो एक बार। सो सीरीज में अगर आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, एक तरीके से बढ़ेगा और आपको एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आप पैरेलल में अगर आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था R/M से क्या करेगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है, तो आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बस वही बात है, सीरीज में आपको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम। मैक्सिमम टू मिनिमम का क्या पूछा है आपको, रेशियो पूछा है, ठीक है। तो दो इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम पूछा है, यानी सीरीज बटा पैरेलल पूछा है। तो सीरीज में अगर आप दो इक्वल रेजिस्टेंस को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे तो क्या होगा 2r, ठीक है, बटा पैरेलल में करोगे तो क्या होगा आपका r/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4:1, 4:1, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल सी बात। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सीरीज और आज पैरेलल कनेक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगले लेक्चर में धुआंधार पैरेलल और सीरीज के कनेक्शन की क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ऐसे सर्किट सॉल्व कराऊंगा कि आपके भेजे के सर्किट खुल जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में वो करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बैटरी के कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, हमें बैटरी के कनेक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सर्किट में हमें चलना सीखना है, ठीक है। पोलैरिटी देखनी है बैटरीज की, ठीक है। पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है वो देखना है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में सारी बातें होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कवर अप करेंगे हम, ठीक है। आगे के 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ओके, तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब तक जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, उसके PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। लैब असिस्टेंट के PYQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। जब तक अब तक आपको जहाँ तक मैंने करवाया, ठीक है, उसके क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो मेरे टेलीग्राम पे आके आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें डाउट है, वो क्वेश्चन आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू फोटो सेंड कर सकते हैं या फिर लिख कर भी भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक आपका प्यार बनाए रखें, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट लैब असिस्टेंट का बैच जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर रहेंगी, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो फिजिक्स की क्लासेज अभी चल रही है, धीरे धीरे बायो की क्लासेज भी आएंगी, ठीक है। और जीके का पोर्शन जो है वो भी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। ओके, बाय।